Hello, my dear students. Today we discuss about the genetic disorder which is related to chapter Principle of Inheritance and Variation. So, students, in the topic of genetic disorder, you very well known that genetic disorders are those disorders which transfer from one generation to next generation. That means when any disorder which is present in the gene of a parent and after that it transmit to their progeny, then after that progenies also. So this is a sequence of any disease. So students, हमने पेडिग्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि वहां पर जब हम पर्टिकुलर किसी एक ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहां मैंने आपको ये बताया कि यहाँ जेनेटिक प्रॉब्लम किसी एक ट्रेट की क्वालिटी, किसी एक ट्रेट को ही हम जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करते हैं। सेम एज हियर उन्हीं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो कॉमन थिंग्स तो आपको यहाँ पे पता चली गई है कि आखिर जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है। अब हम इनके बारे में नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं और वो नेक्स्ट थिंग ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ब्रॉडली टू ग्रुप्स में डिविजिबल किया गया है। ओके, फर्स्ट थिंग इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड वन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड वन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है ये, बहुत ज्यादा ध्यान से अंडरस्टैंड करने वाली थिंग्स है। फर्स्ट थिंग अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो हियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर इज when a genetic disorder is present in only single gene. What I am saying, in single gene, when any defect is present or mutation is caused or alteration of a DNA in single gene, then that type of disorder is refers to as Mendelian disorder. Clear? Next one. What is the meaning of a chromosomal disorder? So chromosomal disorder are disorder where one number of a chromosome are increased or one number of a chromosome are delayed and defects are present in chromosome. Okay, in chromosome, then that type of a disorder is refers to as chromosomal disorder. So hopefully you understand about the genetic disorder. Because of both when disorder is a Mendelian or chromosomal disorder, they become inherited from generation to generation. That disorders are present in gene. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम हो गई हमको, है ना, मलेरिया जैसी प्रॉब्लम हो गई हमको, तो ये सब क्या है? ये सब एक्वायर्ड है ना। बट स्टूडेंट्स, व्हेन हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, देन दिस इज नॉट एक्वायर्ड, दिस इज अ इनेट टाइप। दैट मीन्स दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ बर्थ, बॉर्न हम नहीं हुए हैं बट उसके पहले से अपनी बॉडी में ले करके आ रहे हैं हम, है ना, हमारे जीन्स में हमारे पेरेंट्स हमको दे रहे हैं ये चीजें, तो वो जो डिसऑर्डर है वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर समझेंगे, जो कि है क्या, जो कि पहला डिसऑर्डर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंड विच इज कलर ब्लाइंडनेस। ओके, सो फर्स्ट डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। सो वर्ड पर फोकस करो, वर्ड पर। कलर का मतलब समझते हो ना, मैंने कलर की शर्ट पहनी, किसी कलर की शर्ट पहनी है ना, मेरे हेयर का कुछ कलर है ना, मेरे स्किन का कुछ कलर है, तो मतलब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? कलर की। ब्लाइंडनेस स्टूडेंट, ब्लाइंड का मीन्स तो आप क्या कहते हो कि व्हेन एनी पर्सन नॉट सीन एनीथिंग, है ना, कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, ऑर्गेनिज्म है और वो कुछ नहीं देख पा रहा, तो उसे ब्लाइंड वर्ड यूज करते हैं ना, जो देख नहीं पाते उनके लिए ब्लाइंड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड तो है वो बंदा, बट कैसा है? कलर्स के लिए। सो क्या प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस में? लिसन केयरफुली, कलर ब्लाइंडनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिफेक्ट आ रही है, वो हमारी आईज में आ रही है। इतना समझ गए आप? ब्लाइंड मतलब आई से ब्लाइंड हो आप, और हो किन में? कलर्स के लिए। तो हियर स्टूडेंट, जो ब्लाइंड पर्सन है,
मतलब जो ब्लाइंड है, और है वो किस चीज का ब्लाइंड, कलर्स का ब्लाइंड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमारी रेटिना। रेटिना में टू टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन। तो रेटिना में किन सेल में, कोन सेल में। और आपको पता है कोन सेल्स में प्राइमरी थ्री टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है, जिनमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट आ रहा है कोन सेल्स में, वो आ रहा है रेड और ग्रीन में। दैट मीन्स जो जीन यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे, जो जीन इन सेल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे, दैट और डिफेक्टेड। ओके, डिफेक्टेड जीन्स है वो। और वहां पर ये हमारी जो रेड और ग्रीन सेल्स, जो रेड और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने वाली हमारी कोन सेल्स थी, वो डिफेक्टेड हैं, वो अफेक्टेड हैं एक तरीके से। और वहां पर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है कि हम रेड और ग्रीन कलर देख सके। ठीक है, तो ऐसे टाइप के डिसऑर्डर को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी अबाउट द डिसऑर्डर्स व्हिच इज ऑटोसोमल एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोमल। ओके, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल जो ऑटोसोम्स में है, और सेक्स क्रोमोसोमल जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो हियर स्टूडेंट, color blindness are present in sex linked disorder. This is present in sex chromosome, and the chromosome is X chromosome. Okay, so this is a X linked recessive disorder. recessive disorder है ये। तो यहाँ पर जो फीमेल्स होंगी वो कैरियर होती हैं हीमो कलर ब्लाइंडनेस की। ओके, हीमो वर्ड यहाँ पे आ रहा, कलर ब्लाइंडनेस की, क्योंकि अभी हम लोग हीमोफीलिया पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर जो हमारा डिसऑर्डर है फर्स्ट वाला, वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है। और वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इट मींस वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। यहाँ पर टोटल हमारी पॉपुलेशन में 8% मेल में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, और रेयरली, बहुत रेयर होगा, एंड 0.4% फीमेल्स में देखी जाती है। सो फीमेल्स और ओनली वेक्टर। सो यहाँ पर ये कैसे अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बताया, कैरियर। तो देखिए इनके पास क्रोमोसोम है एक्स और एक्स, और उनमें से एक क्रोमोसोम पर, एक एक्स क्रोमोसोम पर ये डिसऑर्डर है। ठीक है, देन यहाँ पर फादर साहब है। फादर क्या है, नॉर्मल है। इनके इनके पास कोई भी मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी प्रोजेनी जो बनेंगी उनमें क्या परसेंटेज रहेगा इस डिसऑर्डर का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फटाक से बना लिया, यहाँ पर हमने ये स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर है ना, और ये एक्स और एक्स, और ये रिप्रेजेंट, ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस को। कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये फीमेल कैरियर है। ठीक है, एंड देन ये एक्स और वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स, एक्स एक्स सी, और यहाँ पर एक्स और वाई, और ये देन एक्स सी एंड वाई। इट मीन्स स्टूडेंट्स की जो हमारी 50% प्रोजेनी है वो नॉर्मल रहेगी, और जो 50% हमारी प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होंगे। अब उन 50% में भी अगर स्टूडेंट बात करें तो 25% फीमेल, जो कि क्या है, अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है। 25% जो हमारे मेल है वो अफेक्टेड नहीं है, बट 25% फीमेल्स आर कैरियर, जो डॉटर है वो कैरियर होंगी, और 25% जो सन है वो कलर ब्लाइंड होंगे। यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो आपको इनमें देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स मेल्स में दिखेंगे, बट फीमेल्स की बात करें तो आपको कोई भी सिम्टम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। दैट बिकम ओनली कैरियर। कैरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये प्रोजेनी में ट्रांसफर करेंगे, बट इनका कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं दिखेगा। मतलब कलर ब्लाइंड सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं मेल्स होते हैं, फीमेल्स नहीं होती। मैंने बोला ना रेयर होगा। So hopefully students you understand about the color blindness problem. You are totally understand about this. बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। इनका पेडिग्री एनालिसिस भी हम कर सकते हैं ना, पेडिग्री चार्ट अगर एक बना है और उसमें प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर हीमोफिलिक है ना, फिर मैं हीमोफिलिक बोल रहा हूँ बार बार,
कलर ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम है वो कैसे आप स्टडी करोगे, तो वहां पर आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो देंगे एग्जाम्पल में देंगे कि कलर ब्लाइंड जो है मेल है या फीमेल है और उसका पेडिग्री चार्ट रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको बताना होगा कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम कैसी होती है, रिसेसिव होती है और सेक्स लिंक्ड होती है, ऑटोसोमल नहीं होती। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना बताया था, पेडिग्री चार्ट को रीड करना बताया था। Okay, students, so let's moving on next topic. So students, here we talk about the next disorder, which is disorder number 2, Mendelian disorder number 2, and this is a hemophilia. तो स्टूडेंट बार बार अभी मैं यही हीमोफीलिया बार बार बोल रहा था, तो आखिर ये हीमोफीलिया आ ही गया। हीमोफीलिया डिसऑर्डर में क्या होता है, वर्ड पर पहले तो हम फोकस कर लेते हैं ना, वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स, पहला वर्ड आपको यहाँ पर हीमो दिख रहा है। हीमो से क्या समझते हो आप? हीमोग्लोबिन समझते हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड है। हीमोफीलिया डिसऑर्डर को हम अनदर नेम्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम ब्लीडर डिसीज भी बोलते हैं। देन और क्या बोलते हैं, इसे हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं और क्या रीजन है, आखिर हीमोफीलिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट देम। कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले हम लोग। बेसिक यहाँ पर क्या मैं बातें करने वाला हूँ, आपने 11th में पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा, हर्ट चैप्टर, तो वहां पर आया था एक पॉइंट, और वो पॉइंट आया था कैस्केड। कैस्केड क्या है? कैस्केड, cascade is a series of substance where it's involve the formation of a blood clot. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट होता है, फॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं। जब हम इंजर्ड होते हैं, जब हमें चोट लग जाती है या कोई नॉर्मल सा कट लगता है हमें, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा बहुत ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से नहीं बहता है, फ्लो नहीं होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। मतलब जहां पर हम इंजर्ड हुए, हमें इंजरी हुई है, उस जगह हमारे ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा। ओके, सो यहाँ पर ब्लड क्लॉट करने में आपको पता है बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मैं फाइब्रिनोजन की बात करूं, चाहे मैं प्रोथ्रोम्बिन की बात करूं, या फिर मैं कैल्शियम आयन या विटामिन के की बात करूं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कैस्केड वर्ड का मतलब क्या मैंने बताया, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लड के क्लॉट को फॉर्म करने में जब हम इंजर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हीमोफीलिया डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया डिसऑर्डर में क्या होता है, कैस्केड प्रोसेस करने वाले सब्सटेंस में एक सब्सटेंस अब्सेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है जिन्हें, उनमें ब्लड का क्लॉट फॉर्म नहीं होता। ओके, तो जब वो इंजर्ड होते हैं तो उनके, अगर उनको नॉर्मल कट भी लग जाता है तो उनमें ब्लड का क्लॉट नहीं फॉर्म होता, और ब्लड के क्लॉट ना फॉर्म होने की वजह से लगातार उनकी बॉडी से ब्लड जो है वो बाहर फ्लो कर रहा होता है, निकल रहा होता है, और ऐसी सिचुएशन में उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, और इसी वजह से इसे हम ब्लीडर डिजीज बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो लगातार हो रही है हमारे ब्लड की, बिकॉज ऑफ ब्लड का क्लॉट फॉर्म नहीं हो रहा है ऐसे पेशेंट में जो हीमोफिलिक है। ओके, देन रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज ऑफ हमारी ब्रिटेन की रानी, हमारी नहीं, ब्रिटेन की रानी थी वो, और उनका नाम था विक्टोरिया, क्वीन थी वो, क्वीन विक्टोरिया। सो क्वीन जी जो हमारी थी, उनको हम बोलते हैं कि ये जो हीमोफीलिया की वो कैरियर थी। यहाँ पर भी जो डिसऑर्डर है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहली बात तो ये कि ये एक्स क्रोमोसोम पर है, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने एक डिसऑर्डर पढ़ा तो वहां पे बात की थी कलर ब्लाइंडनेस में भी, तो यहाँ पर ये एक्स लिंक्ड है, डिसऑर्डर है, और उसके साथ ही साथ ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। फीमेल जो है यहाँ पर वो कैरियर है, मतलब वो सिर्फ अपने सन में ट्रांसफर करेगी डिजीज को, बट उसमें इसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, है ना। फीमेल हीमोफिलिक नहीं होगी, बहुत रेयर है कि हो जाए, और जो मेल है
उसमें हीमोफीलिया का सिम्टम्स आपको दिखेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें कि फीमेल क्या है, फीमेल नॉर्मल है, चलो मान लिया नॉर्मल है, और जो मेल है मतलब मदर नॉर्मल, और जो फादर है वो क्या है, हीमोफिलिक है। तो ये एक्स लिंक्ड है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर होगा। ठीक है, एच देखिए सिंबल मैंने फॉर्म कर दिया है यहाँ पर, और ये वाई। अब इनका फटाक से हम लोग वही अपनी पुरानी प्रोसेस क्या बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं भाई अपना चेकर बोर्ड। ठीक है, अपना स्क्वायर कोनेट स्क्वायर, तो इसे फिल करते हैं, तो एक्स एंड एक्स, ठीक है, देन एक्स एंड एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद x और y और x और y। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया क्रिस क्रॉस पैटर्न। जो मेल होगा उसका एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर में जाएगा, और जो फीमेल होगी उसका एक्स क्रोमोसोम किसके पास जाएगा, सन के पास जाएगा। सो हियर स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ जितनी भी इनकी डॉटर हैं वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी। कोई प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, कैरियर हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये सन क्या है, नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ मदर नॉर्मल थी, और वाई क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर ये नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, आपने बोला कि 100% डॉटर हीमोफिलिक कैरियर होंगी, और जो सन होंगे वो टोटली क्या होंगे, नॉर्मल सन होंगे। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसऑर्डर हीमोफीलिया। तो रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज क्यों बोलते हैं, और कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, ये भी मैंने बता दिया। जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन मिले, आपको दूसरे क्वेश्चन भी मिलेंगे, हम करेंगे उन्हें सॉल्व। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स next we talk about the next topic, and the next disorder is sickle cell anemia. So number third disorder which is under in a Mendelian disorder, and their name is sickle cell anemia. So student, what do you understand about term meaning of the sickle cell anemia? So student, sickle वर्ड का मीनिंग होता है हसिया। जानते होंगे आप लोग, जैसे हम लोगों के फार्मर्स जो है वो खेतों में गेहूं को काटते हैं, अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हैं, तो सिकल बोलते हैं उसको। सेल का मतलब होती होगी सेल, जानेंगे कौन सी सेल। और एनीमिया वर्ड का मीनिंग होता है व्हेन एट द सिचुएशन वेयर इन आवर बॉडी नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिक्रीज। जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं सप्लाई होती है, ऐसी सिचुएशन पे हम बहुत ज्यादा टायर्ड, है ना, वर्क नहीं कोई भी कर पाते हैं, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं ना। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हीमोफीलिया की हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है ना। तो वो क्या है, हमारा एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। सो अब अगर एनीमिया की बात की, मतलब हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, ठीक है, तो ये सेल कौन सी है, आरबीसी सेल्स है। तो जब हमारी आरबीसी की सेल कैसी दिखने लगेगी आपको, सिकिल शेप की दिखने लगेगी, मतलब उसका सरफेस एरिया बाई कॉनकेव शेप से वो कैसी हो गई है, सिकिल शेप की हो गई है, तो हम उसे सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, यू वेरी वेल नोन दैट अबाउट hemoglobin is the carry oxygen molecule and transfer to all the cells of our body. That means RBC have hemoglobin and hemoglobin have oxygen. Hemoglobin carry the oxygen molecules. So in this situation student, RBC का सरफेस एरिया बड़ा है, नॉन न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को अपने पास रखी है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है। ये बात आपने 11th में पढ़ रखी थी। तो यहाँ पर जब हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो नॉर्मल हमारे हीमोग्लोबिन की चेन जो है, जो हमारी हीमोग्लोबिन की चेन है, उसे हम बोलते हैं HbA और HbS। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है इसे ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये देना है आपको कि जो ये हमारा हीमोग्लोबिन ए है, अगर हम इनसे एलिल का फॉर्मेशन करें, इन जीन से एलिल का फॉर्मेशन करें, तो यार 3 टाइप के एलिल्स फॉर्म होंगे बच्चा। पहला एच बी
A, HbA homozygous. Next one, HbA, HbS heterozygous, and another one is HbS and HbS. तो ये हमारा क्या होगा, होमोजाइगस. सो टू कंडीशंस में आप देख रहे हैं, एक चेन हीमोग्लोबिन ए जो कि जिसमें कि डिफेक्ट नहीं प्रेजेंट है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, और जहां पर सिकल शेप फॉर्म हो रहा है वो HbS है. तो यहाँ पर बच्चा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तो नॉर्मल सेल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं. जब जब यहाँ पर हाइब्रिड सिचुएशन प्रेजेंट होगी, हेट्रोजाइगस की सिचुएशन है, तो वहां पर कैरियर जैसी सिचुएशंस है. और जब हम हीमोग्लोबिन ऐसे यहाँ पर एसएस बन रहे हैं तो यहाँ पर वो प्रोजेनी जो है डेड हो जाएगी, है ना, बॉर्न होते ही कुछ टाइम तक ही वो डेड हो जाएगी. तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो रही है. अब क्या यहाँ पर रीजन है, अब हम इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, रीजन भी समझेंगे. सिकल सेल एनीमिया किस क्रोमोसोम नंबर पे होती है स्टूडेंट? तो क्रोमोसोम नंबर बहुत आराम से याद रखिएगा हमेशा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे. ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वहां पर ये जीन जो है हमारा डिफेक्शन कॉज कर रहा है. कैसे समझते हैं इसे? दरअसल मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए है. ठीक है, मानना क्या है पता ही है आपको. यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन है ना, ये यहाँ पर इसके पास जो कोड प्रेजेंट है वो है CAG, और ये हीमोग्लोबिन S वाली चेन है जहां पर है CTG. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो इसका अनदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे तो ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, एडेनिन के अपोजिट थाइमिन, और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देन अब इनमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा. इतना तो समझ ही रहे होंगे ना आप, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन. तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन, थाइमिन के अपोजिट अब यहाँ पर एडेनिन है. ठीक है, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, गुआनिन. ठीक है, तो थाइमिन के अपोजिट यहाँ पर हमने एडेनिन फॉर्म कर लिया. अब उसके बाद बच्चा यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर जब हम ट्रांसलेशन इसका कराएंगे तो ट्रांसलेशन में यहाँ पर 6 नंबर पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है 1 2 से लेकर के 20 तक, आपको पता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. तो 6 पोजीशन पर यहाँ पर फॉर्म होता है ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो कि एक हमारा अमीनो एसिड है. बट इस सिचुएशन में बच्चा क्या हो रहा है, ग्वानोसिन थाइमिन ग्वानोसिन, यहाँ पर साइटोसिन, थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या बनेगा, एडेनिन, और यहाँ पर क्या बनेगा, साइटोसिन. ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पर mRNA की चेन बनी तो साइटोसिन की जगह ग्वानिन, और एडेनिन की जगह अब यहाँ पे थाइमिन है. तो थाइमिन तो होगा नहीं mRNA में, आरएनए में, तो हम यहाँ पर यूरेसिल फॉर्म करेंगे एंड देन GUG. अब जब यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे तो 6 नंबर की पोजीशन पे बच्चा ग्लूटामिक एसिड ना बन करके क्या बनेगा, वैलिन. और यहीं पर आपकी जो ये चेन है वो डिस्टर्ब हो गई. बात समझ में आई? ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बच्चा बना है. तो यहाँ पर जो बनना था वो आपका हीमोग्लोबिन बन जाएगा बाइकॉनकेव शेप, बट यहाँ जो बनना था यहाँ वो कैसा बन गया, शिकिल शेप रह गया बच्चा. तो यहाँ पर जब ये अगर मान लीजिए एक तरीके से मान लीजिए कि 4 मॉलिक्यूल अगर ये यहाँ पर ऑक्सीजन के बाइंड कर रहे हैं तो दिस ओनली बाइंड सिंगल मॉलिक्यूल. तो कहाँ 4 कहाँ 1? तो ऐसी सिचुएशन में क्या इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर. सो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है इस डिसऑर्डर के बारे में और आप समझ भी गए होंगे. लेट्स वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिसऑर्डर. स्टूडेंट, अनदर इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज फेनिलकीटोन्यूरिया. तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने 3rd नंबर की डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया बताई थी जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे हो रही थी, और आप जानते हो क्रोमोसोम नंबर 11 क्या है, हमारा ऑटोसोम है. तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था वो. और वैसे ये भी फेनिलकीटोन्यूरिया भी हमारे क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है. तो ये भी याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 12, दैट मींस इट आल्सो अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर.
It also a autosomal disorder, and in this phenylketonuria. कैसे समझोगे बच्चा आप? हमारे बॉडी में एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फेनिल एलानिन, ठीक है। अमाइनो एसिड का नाम क्या है? फेनिल एलानिन। और ये फेनिल एलानिन एंजाइम्स की हेल्प से, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, जो कि टायरोसिन क्या करता है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है। और ये एक मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है बच्चा, मेटाबॉलिक से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो टायरोसिन जो है हमारा, वो टायरोसिन हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब पिगमेंटेशन कह लीजिए, या हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उनको नॉर्मल करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो फेनिल एलानिन जो हमारा था वो यहाँ पर काम करेगा कि आपकी बॉडी में टायरोसिन का फॉर्मेशन करेगा, कन्वर्ट होगा ये टायरोसिन में। बट ड्यू टू सम डिसऑर्डर this is not get to transfer or form the tyrosine. At this situation, the phenylalanine is forming the phenylpyruvic acid, and that get deposited in our body student. ये हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू कर देता है और इनके क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में फॉर्म होने लगता है। That will harmful for us. And at this situation, when this is formed in our body, this is stored in our body brain, then it is damage our brain cells, and that become, at this situation, a human being become mentally retired. And also that is a toxic substance, and that get not filtrate by the our kidney, and at this situation that is also form the urine related disorder. ओके, तो ये एक तरीके की पूरी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, बहुत सारी डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फेनिलकीटोन्यूरिया बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। और होपफुली आप समझ गए होंगे कि फेनिल अलानिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और फेनिल अलानिन इज अमाइनो एसिड जो कि नहीं कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में। ओके, तो ये यहाँ पर कंडीशन थी। होपफुली आप फेनिलकीटोन्यूरिया भी समझ गए होंगे, है ना। मेंटली रिटायर्ड हो सकता है पर्सन। तो ये सारी सिचुएशन है रिलेटेड टू फेनिलकीटोन्यूरिया। लेट्स वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, disorder number 5, and which is thalassemia. So student, thalassemia is also related to a problem where in the organism anemia problem is occurs, and this is also related to chain of polypeptide, chain of hemoglobin. ओके स्टूडेंट, तो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है, जहां पर हीमोग्लोबिन की जो हमारी चेन होती है उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन चेन है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन चेन ए है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम अल्फा टाइप ऑफ थैलेसीमिया, और बी चेन में आ रही है तो उसे हम बीटा टाइप ऑफ थैलेसीमिया बोलते हैं। इनमें भी एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कहाँ है बच्चा? ग्लोबुलिन प्रोटीन में। दिस इज totally different from the sickle cell anemia, because of here problem occur in the ग्लोबुलिन चेन। तो जो ग्लोबुलिन चेन होती है, अब ग्लोबुलिन क्या है, आप क्या लिखते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमो तो हमारा आयरन है, हीम इज आयरन, बट ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो वो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसमें डिफेक्ट कॉज होता है, और उस डिफेक्शन के कॉज की वजह से यहाँ पर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है, जहां पर जो हमारा आरबीसी है ना उसका साइज कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उनमें यहाँ पर प्रॉब्लम अकर हुई है। तो थैलेसीमिया भी एक टाइप का एनीमिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। और थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 पर, दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये एक ऑटोसोमल प्रॉब्लम है और क्रोमोसोम नंबर 16 पर होती है। तो इसके पहले मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर 11 बताया, क्रोमोसोम नंबर 12 बताया, और यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर होती है। तो इसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। इतना सफिशियंट है आपके लिए। ये हमारे मेंडेलियन disorder थे स्टूडेंट। So hopefully you understand about the Mendelian disorder.
नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।